करते हैं हम लोग नए टॉपिक की, और वो टॉपिक क्या है? G20। सुना है नाम आप लोगों ने? G20 से कई एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं, आईएएस में भी आता है, पीसीएस में भी आता है, और एग्जाम्स में भी प्रश्न आते हैं। और अभी तो ये करंट में भी है, क्योंकि 2023 का जो G20 का सम्मेलन हुआ था वो अपने इंडिया में ही हुआ था। तो आखिर G20 होता क्या है? तो G20 का अगर फुल फॉर्म की बात मैं करूं, इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ 20 नेशन, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज कह सकते हैं, है ना। यानी कि 20 देशों का समूह, इसमें 20 देशों के समूह को G20 हम कहते हैं। वैसे 20 देश नहीं है, 19 देश हैं, और अब एक संघ पहले था यूरोपीय यूनियन, और अब एक और आ गया अफ्रीकन यूनियन, उनका लिस्ट मैं आपको बाद में दूंगा। यानी G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 देशों का समूह। अब एक एक करके हम बात करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से कि आखिर ग्रुप ये G20 है क्या और ये ग्रुप ऑफ 20 है क्या, इनके बारे में विस्तार से बातें करते हैं। तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर मैं देते रहता हूँ, ताकि उसको लिख करके समझाना ना पड़े, और एक एक करके इनकी एक्सप्लेनेशन और इसको बता भी दूंगा क्या हुआ। तो G20 की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 26 सितंबर 1999 1999 में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि पहले G20 कुछ और देशों के कुछ और प्रतिनिधियों का समूह था, और बाद में इसमें चेंजेस किए गए। तो उन सब चेंजेस को भी समझेंगे हम लोग, है ना। कारण क्या था, क्यों इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना का जो मुख्य कारण था वो था 1997-98 में एशिया के कई देशों में वित्तीय संकट आए थे। खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया में जो देश हैं उन देशों में संकट आए थे। इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन देशों में आर्थिक संकट आए थे, और उन संकटों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर इस संस्था की स्थापना की गई। इसमें सिर्फ एशिया की कंट्री नहीं है, यूरोप के भी कंट्री है, अफ्रीका के भी कंट्री अब आ गए, कई कंट्रियों का समूह है। लेकिन संकट जब एक देश में आता है ना, या संकट जब एक क्षेत्र में आता है, उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में पड़ सकता है। इसलिए इस संस्था की स्थापना की गई, इस संगठन की स्थापना की गई 1999 में, 1999 में। और इसका पहला सम्मेलन जो है बर्लिन में हुआ था, जर्मनी। ये फैक्ट है, याद रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो प्रतिनिधित्व की बात मैं करूं, तो पहले जो है ये वित्त मंत्री व केंद्रीय बैंक के गवर्नर, यानी पहले G20 के मीटिंग में जो कंट्री का फिनांस मिनिस्टर होगा और जो कंट्री का सेंट्रल बैंक जो इंडिया में RBI है उसका जो गवर्नर होगा, ये उसमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन बाद में परिवर्तित कर दिया गया। ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको इसका भी इंग्लिश PDF भी मैं दे दूंगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। तो पहले ये देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर का ये सम्मेलन था, और वही लोग इसके मीटिंग में पार्टिसिपेट करते थे। एक और इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए यहाँ पर कि G20 का अपना कोई अस्थायी मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। G20 का कोई हेडक्वार्टर वगैरह नहीं है, कोई सेक्रेटरीट नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे बाकी संस्थाओं का है, IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है, WHO का है, एक वैश्विक स्तर पर है, और एक हर राष्ट्र में भी, हर देशों में भी उनका एक क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय ऑफिस होता है। G20 का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन 2008 में G20 के संरचना में परिवर्तन कर दिया गया, और उस समय से यह पहले क्या था, वित्त मंत्री और RBI या सेंट्रल बैंक के गवर्नर का था। अब उसमें जो देश के राष्ट्राध्यक्ष थे, हेड ऑफ द नेशंस थे, उनका एसोसिएशन, उनका एक ग्रुप हो गया। यानी अब इसके मीटिंग में बाकी तो आते हैं लोग, बाकी मंत्री वगैरह आते हैं, अधिकारी वगैरह आते हैं, लेकिन मेन सम्मेलन ये हेड ऑफ द नेशन का है। यानी देश, कंट्री के जो हेड होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, कहीं प्राइम मिनिस्टर हैं, कहीं प्रेसिडेंट हैं, उनको इसमें बुलाया जाता है ना, वही लोग आते हैं इसमें। और राष्ट्राध्यक्षों का पहला सम्मेलन जो है 2008 में USA में, अमेरिका में हुआ था। ये कुछ फैक्ट हैं जो आप ध्यान रखिए, एग्जाम में ऐसे फैक्ट भी पूछते हैं। 2009 में इसका एक मंच को एक नाम दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच। यानी आपसे पूछता है कि G20 किस प्रकार की संस्था है, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच है। यानी इंटरनेशनल लेवल पे क्या करता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये करता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं
G20 में कौन कौन से देश हैं, ये लिस्ट है। जो लिस्ट आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं बोल के बताऊंगा नहीं, लेकिन दो चीजें बता दूं इसमें। पहले इतने ही थे, ये 20 थे, इसमें देख लेंगे कौन कौन कंट्री हैं, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लें इसमें। और 20 थे और 20 में 19 देश हो गए, और यहां से जो है यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ, और इसको रीजनल बॉडी कहते हैं, ये पहले 20 लोग थे। अभी 2023 के जो सम्मेलन हुआ था इंडिया में, इसमें क्या हुआ, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन संघ भी इसमें शामिल हो गया, और वो भी एक रीजनल बॉडी है, कई 50-55 देशों का समूह है जिसको इसमें शामिल कर लिया गया है। यानी कि अब जो है ये 20 नहीं 21 देश कह सकते हैं, या 21 राष्ट्रों का सम्मेलन ये ग्रुप है। वैसे राष्ट्र तो बहुत हो जाएंगे, यूरोपीय यूनियन में कई सारे देश हैं और अफ्रीकन यूनियन में कई सारे देश हैं, लेकिन 20 पहले थे और एक 21, यानी 23 से 21 देशों का यह समूह कह सकते हैं, जिसमें 19 देश हैं और 20 जो है संघ है, यूनियन है। ओके, लिस्ट आप लोग चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको रख सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। ओके, अब दो चीजें यहां जान लो कि G20 के सम्मेलन में क्या सिर्फ और सिर्फ देश ही शामिल होते हैं, क्या देश के अलावा कोई और भी शामिल होता है G20 में? तो हमेशा ध्यान रखना कि हाँ, G20 के सम्मेलन में कुछ देशों के अलावा जो है कुछ अन्य संस्थाएं भी इसमें शामिल होती हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इसे पूछ सकता है कि क्या G20 में सिर्फ देश ही शामिल होते हैं या कुछ संस्थाएं भी शामिल होती हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, और इसके चलते ऐसा ना हो कि आप कहें कि सिर्फ देश ही शामिल होता है और संस्थाएं जो है शामिल इसमें नहीं होती है, ऐसा नहीं है। तो कुछ नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, रेगुलर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक है, WHO है ना, IMF है, ये सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये सारे लोग कहीं ना कहीं मीटिंग में आते हैं और इनका मीटिंग में अपना योगदान, अपना जो भी सुझाव वगैरह, सलाह वगैरह देते हैं इसको, ठीक है ना। IMF, WTO, WHO, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, FSB है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड कहते हैं इसको, है ना। OECD है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक सहयोग एवं विकास विभाग कहते हैं इसको, संगठन कहते हैं इसको, OECD, ठीक है ना। कुछ क्षेत्रीय संगठन भी शामिल होते थे इसमें, होते हैं AU, अब तो मेंबर ही हो गया, अफ्रीकन यूनियन अब तो मेंबर ही हो गया, और एक है AUDA-NEPAD, AUDA-NEPAD, इसका फुल फॉर्म आप जान सकते, लिख लें। A से अफ्रीकन है, U से यूनियन है, D से डेवलपमेंट है, A से एजेंसी है, अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी, और NEPD है, न्यू पार्टनरशिप फॉर, NE से न्यू है, NE मिलाकर न्यू हुआ है, न्यू, P से पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट, A से अफ्रीकन है और D से डेवलपमेंट है ना। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट, ये जरूरत नहीं कि उसको अनुवाद कर लिखना होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और अनुवाद अगर आता है, और नहीं तो आप उसका इंग्लिश में, मतलब देवनागरी में इंग्लिश को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ लीजिएगा। तो ये कुछ नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पार्ट लेते हैं और कुछ क्षेत्रीय संगठन भी पार्ट लेते हैं। अब तो ये मेंबर हो गया है AU, तो अब ये पार्ट नहीं लेगा, लेकिन ये दो संस्थाएं, एक जो संस्था जो है ये पार्ट हो सकता है कि अब अफ्रीकन यूनियन आ गया तो ये पूरा संस्था ना पार्ट ले, अब कोई नया क्षेत्रीय संगठन आ जाए, आसियान आ जाए, सार्क आ जाए, है ना, ये सब भी क्षेत्रीय संगठन है, ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सदस्य देशों के अलावा इसमें क्या क्षेत्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पार्टिसिपेट करती हैं, तो हाँ करती हैं। कौन कौन करती हैं, तो ये मैंने लिस्ट दे दिया है, इसको आपको मैं PDF जब दूंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी क्षमता कितनी है, यानी G20 देशों की क्षमता, ये 20 देश हैं, 19 देश हैं, एक संघ है वहां पे 25-26 देश हैं, यहाँ पर
55 देश तब तो हो जाएगा, अब तो बढ़ जाएगा। ये तब का है जबकि अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल नहीं था, ये तब का है। ये अभी अफ्रीकन यूनियन शामिल होने के बाद, अभी डेटा नहीं है, उसके बाद और बढ़ जाएगा। तो क्षमता क्या है? विश्व की कुल आबादी का 2/3। G20 की क्षमता जो है विश्व की कुल आबादी का 2/3, ठीक है। और विश्व में जितना जीडीपी उत्पादन होता है उसका 85% इन G20 देशों में होता है। यही 100 में से 85, आप समझ सकते हैं कितना ताकतवर संस्था है ये। और कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% व्यापार ये देश करते हैं। यानी विश्व में अगर 100 रुपये का ट्रेड होता है उसमें 75 रुपीज का ट्रेड जो है यही देश करते हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं G20 सम्मेलन की संरचना। मैंने कहा कि यहां पे तो हेडक्वार्टर तो है नहीं, यहां पर ऑफिस तो है नहीं, सचिवालय है नहीं, सेक्रेटरीट है नहीं, तो इनकी संरचना क्या है। लेकिन ऐसे फिक्स्ड कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई संस्था नहीं है, लेकिन ये काम तो करते हैं। उनकी कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। तो मेनली जो है G20 में समांतर ट्रैक होते हैं। वैसे 2 हैं लेकिन एक और ट्रैक होता है। मुख्यतः 2 ट्रैक हैं, उसको ट्रैक कहते हैं। एक को कहते हैं शेरपा ट्रैक, दूसरे को कहते हैं वित्त ट्रैक। शेरपा ट्रैक और वित्त ट्रैक। शेरपा ट्रैक क्या होता है, वित्त ट्रैक क्या, जानेंगे अभी। ये ध्यान रखिए कि यही जो ट्रैक है ये G20 के सम्मेलन से संबंधित सभी विषयों, सभी रणनीतियों आदि को तैयार करते हैं और उनको क्रियान्वित भी करते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे कि आखिर दोनों ट्रैक होते क्या हैं। शेरपा ट्रैक क्या है, इनका काम क्या है, और वित्त ट्रैक क्या है, इनका काम क्या है ना। तो पहले बात करते हैं शेरपा ट्रैक की। शेरपा ट्रैक ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, शेरपा। शेरपा ट्रैक से पहले आप जान लो शेरपा क्या होते हैं। शेरपा जो है हिमालय मतलब नेपाल के इलाके में, खासकर पूर्वी नेपाल में और तिब्बत में भी एक समुदाय है शेरपा का, उन्हें शेरपा कहते हैं। ज्यादातर बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। तो हैं कौन ये शेरपा? जो हैं, जो माउंटेनियर होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, जो हिमालय पे चढ़ना चाहते हैं, उनको ये बेसिकली मार्गदर्शन करते हैं, उनको ये रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि जो पर्वतारोही तो उस इलाके को होते नहीं है, वो कहीं और से आते हैं, किसी अन्य देश से आते हैं, किसी अन्य क्षेत्र से आते हैं। उनको उनका रास्ता पता नहीं होता है, उनको वहाँ की जलवायु पता नहीं होती है, उनको कई प्रकार की उनको लैंग्वेज भाषा पता नहीं होता है, कई प्रकार की समस्याएं उनके साथ होती है। तो उनको मार्ग दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए ये शेरपा होते हैं। शेरपा उन्हीं को कहा जाता है जो हिमालय पे चढ़ने वाले लोगों को मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते, शेरपा कहा जाता है। यहां पर भी शेरपा ट्रैक की बात की गई है, शेरपा ट्रैक बना दिया गया है। एक शेरपा, हर देश का एक शेरपा होगा। किसका? जो देश का हेड ऑफ नेशन होगा, जैसे अपने यहां प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति हैं, इनका एक सहयोगी होता, असिस्टेंट होता है, जिसे हम शेरपा कहते हैं। जैसे इंडिया के शेरपा अभी 2023 में अमिताभ कांत थे, आपने नाम सुना होगा उनका। तो अमिताभ कांत शेरपा है। इन शेरपाओं के समूह को हम शेरपा ट्रैक कह देते हैं। यही सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, हेड ऑफ द नेशन होगा, उनका एक असिस्टेंट होगा, उनको एक आदमी होगा जो उनको सुझाव देगा, जानकारी देगा से क्या चल रहा है G20 में, और उन सभी समूहों को हम शेरपा ट्रैक कह देते हैं। इसकी अवधारणा जो है 2008 में आई थी। G20 में जो 8 में सम्मेलन हुआ था पहली बार, जो जब इसका संरचना परिवर्तित हुआ, पहले तो वित्त मंत्री और गवर्नर का था ये, तो बाद में इसको कर दिया गया राष्ट्राध्यक्षों का, हेड ऑफ नेशन का। तो उसमें ये, क्योंकि वो अब तो सारा काम करेंगे नहीं, अब देश का हेड ऑफ नेशन कहाँ काम करेगा उतना, वो कहाँ सबसे मीटिंग कर पाएगा, कहाँ सबसे चीजें समझ पाएगा, उनको सुझाव दे पाएगा। तो सारी चीजों को एडवाइस करने के लिए, जानकारी देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए ये शेरपा की नियुक्ति की गई, जो अपने अपने देश के प्रमुख को, अपने अपने देश के हेड ऑफ नेशन को गाइड करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है, यानी इसका नेतृत्व राष्ट्राध्यक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। और ये शेरपा जो है यही G20 के लिए सारी रणनीतियां बनाते हैं, सारा काम करते हैं।
क्या होगा मीटिंग में, बैठक में क्या चीजें तय होंगी, किन किन मुद्दों पर विचार करना है, ये सब करते हैं। और इनके अंदर सारे मुद्दे हो, सभी सामाजिक आर्थिक मुद्दे होते हैं इनके अंदर। शेरपा ट्रैक सभी सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर बात करता है, चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, कृषि हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, इन सब से संबंधित मुद्दों की बात जो है वो ये करते हैं। कौन? शेरपा ट्रैक या शेरपा जो है, ये जो भी G20 संबंधित मुद्दे होते हैं सबकी ये रणनीति बनाते हैं, है ना। अब इस शेरपा ट्रैक के अंदर कई सारे समूह होते हैं, कार्य समूह होते हैं। यानी इस ट्रैक के अंदर सारे जो सामाजिक आर्थिक विकास की बातें होती हैं उन सब से संबंधित कई वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, कार्य समूह बनाया गया है। सब चीज के लिस्ट यहां दिया हुआ है। कृषि कार्य समूह, विकास कार्य समूह, शिक्षा कार्य समूह, स्वास्थ्य कार्य समूह, रोजगार कार्य समूह, व्यापार एवं निवेश कार्य समूह, पर्यटन कार्य समूह, डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह, ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह, पर्यावरण व जलवायु स्थिरता कार्य समूह, आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह, संस्कृति कार्य समूह और भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह। ये आपको इंग्लिश में भी PDF मिल जाएगा इसका आपको। यानी शेरपा के अंदर सारे समूह हैं जो कि सभी अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दे, चाहे वो विकास हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे व्यापार हो, चाहे निवेश हो, चाहे आपदा हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, ऊर्जा हो, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, इन सब पे ये काम करते हैं। और ये सारे विषय वस्तु G20 के सम्मेलन में रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका शेरपा ट्रैक हो गया। अगला है वित्त ट्रैक। वित्त ट्रैक क्या होता है? तो शेरपा ट्रैक में कौन हो गए? हर देश के हेड ऑफ नेशन के जो प्रतिनिधि हो गए। शेरपा ट्रैक में हर देश के वित्त मंत्री और वहां के केंद्रीय बैंक के गवर्नर रहते हैं। ये दो लोग होंगे अपने यहां से, जो वित्त मंत्री होंगे वो, और जो RBI गवर्नर होगा वो जाएगा। यानी जितने भी 19 देश और बाकी संघ है उन सभी देशों के फिनेंस मिनिस्टर और उन सभी देशों के गवर्नर जो है इसके पार्ट होंगे। और ये मुख्यतः राजकोषीय और मौद्रिक, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी पे ये लोग काम करते हैं कि देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिति कैसे इंप्रूव हो, आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, इन सब की बात ये लोग कहते हैं। तो वित्त ट्रैक होता है। और वित्त ट्रैक के अंदर भी क्या होता है, इसमें भी कई सारी कार्य समूह होते हैं, वर्किंग ग्रुप है। जैसे फ्रेमवर्क कार्य समूह तो सारा फ्रेमवर्क करता है, बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, वित्तीय क्षेत्र का कार्य समूह, अंतर्राष्ट्रीय वित्त कार्य समूह, सतत वित्त कार्य समूह, वित्तीय समावेशन हेतु वैश्विक भागीदारी कार्य समूह, संयुक्त वित्त व स्वास्थ्य कार्य समूह और अंतर्राष्ट्रीय कराधान पे कार्य समूह। यानी सब कार्य समूह हैं। इनका मैं बार बार कह रहा हूं, इंग्लिश में PDF आपको मिल जाएगा, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो वित्त ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक मुख्य 2 ट्रैक होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और ट्रैक होता है जिसे हम एंगेजमेंट समूह कहते हैं या आधिकारिक ट्रैक भी इसको कह देते हैं। इसमें क्या होता है, शेरपा ट्रैक और वित्त ट्रैक में जान लो, उसमें क्या होगा कि उसमें जो है उसमें हेड ऑफ नेशन के प्रतिनिधि और गवर्नर और वित्त मंत्री हो गए। इसमें जो है गैर सरकारी भागीदारी होती है। गैर सरकारी भागीदारी यानी सरकार के लोग इसमें नहीं होंगे, सांसद वगैरह होते हैं लेकिन सरकार के लोग नहीं होंगे। इसमें नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी के लोग होंगे। इसमें सांसद हो सकते हैं, महिला संगठनें होंगी, युवाओं का संगठन होगा, श्रमिकों का संगठन होगा, व्यवसायी होंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होंगे। और ये भी जो है G20 के नेताओं को सुझाव देते हैं कि इन मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। ये वैश्विक मुद्दे हैं और चाहे महिलाओं की स्थिति हो, चाहे युवाओं की स्थिति हो, चाहे राजनीतिक विषय हो, चाहे समाज में लोगों की स्थिति हो, इन सब चीज़ों के बारे में ये भी सुझाव देते हैं G20 के नेताओं को। और उन सुझावों पर G20 के नेता जो है क्या करते हैं, अमल करते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारे ट्रैक की बात की। अब एक टर्म आता है इसमें, ट्रोइका। ट्रोइका क्या है? तो मैंने बार बार कहा कि G20 का, समझ में आ रहा है ना, हाँ, G20 का कोई अपना हेडक्वार्टर नहीं है और कोई अपना सचिवालय नहीं है। तो कैसे काम करता है? तो G20 में देखा जाता है कि जिस साल G20 हो रहा है, जिस देश में हो रहा है, उसे वर्तमान कहेंगे, प्रेजेंट कहेंगे। और पिछला जहां पे हुआ था
उसको पूर्ववर्ती कहेंगे या प्रेडिसेसर कहेंगे, और जहां पे होगा अगले बार उसको हम भविष्य का कहेंगे या सक्सेसर कहेंगे। इन तीनों को मिलाकर के एक समूह बनाया जाता है जो G20 के सारे कार्यों को करता है और G20 की बैठक की रणनीति तय करता है, G20 के लिए मुद्दों को तय करता है। जैसे मैं कहूं अगर कि G20 2023 का इंडिया में हुआ था ना, तो 23 ऐसे समझ लो, 2022 और 2024 ये इंडिया में हुआ था, भारत में, ये इंडोनेशिया में हुआ था, और ये जो है आपका ब्राजील में होगा। तो जब इंडिया में हुआ था G20, तो ये इंडोनेशिया से मिलकर के और ब्राजील से मिलकर के पूरा G20 की रणनीतियां जो है तय की गई थी। यही ट्रोइका होता है, 3 देशों का समूह। 3 कौन देश? जो वर्तमान में अध्यक्ष होता है, G20 की अध्यक्षता होती है, प्रेसिडेंसी होती है। तो इंडिया की प्रेसिडेंसी थी 2023 में, और पिछला प्रेसिडेंसी अध्यक्षता इंडोनेशिया को था, और उससे बाद में 24 में ब्राजील का होगा। इन तीनों देशों के समूह को हम ट्रोइका कहते हैं, है ना। तो ट्रोइका आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए, है ना। अब एक लाइन में ये बात कर लेते हैं G20 की सीमाएं। G20 की कई कमियां भी हैं। G20 बहुत काम करता है, बड़ी क्षमता है, चाहे व्यापार में चाहे जीडीपी में, लेकिन G20 की कई समस्याएं भी हैं। तो G20 की समस्याओं की बात करूं तो G20 की बैठकों में ना आम सहमति नहीं बन पाती है, और इसके लिए माना जाता है कि कोई सचिवालय नहीं है, कोई मुख्यालय नहीं है, इनके प्रतिनिधि जो हैं कहीं बैठ करके WTO की तरह, वर्ल्ड बैंक की तरह, IMF की तरह, WHO की तरह विचार नहीं करते हैं, रणनीति नहीं बनाते हैं, इसलिए आम सहमति नहीं बन पाते हैं। सिर्फ बैठक में मिलते हैं और बैठक में आम सहमति बन नहीं पाती है। वैसे भारत में जो बैठक हुआ था उसमें कई मुद्दों पर आम सहमति बनाई गई थी। तो सबसे बड़ी समस्या है कि G20 किसी वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, इसमें इश्यूज पर कोई वो नहीं बन पाता है आम सहमति। अच्छा, अगर कोई भी देश निर्णय नहीं मानता है तो उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये तो खैर कहीं पर भी है, WTO में है कि आप नहीं मानोगे तो कानूनी कार्रवाई क्या आपको बैन लगा सकता है, IMF भी कुछ कर सकता है। वैसे देश के प्रधानमंत्री को अरेस्ट नहीं कर सकता है, किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इतनी ताकतवर नहीं है कि उसको अरेस्ट कर दे। हाँ, कुछ प्रकार के बैन लगाए जाते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लेकिन G20 वो भी नहीं कर सकता है। G20 कोई कानूनी बाध्यता ही नहीं है ना। और अभी भी, अब तो अफ्रीकन यूनियन आने के बाद थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन अभी भी अब तो सदस्यों की संख्या 19 ये हो गए, 26 के आसपास वहां पर हैं यूरोपीय यूनियन में, और इसमें भी 55-56 देश हैं अफ्रीकन यूनियन में। तब तो करीब 100 के आसपास देश हो गए, तब तो सदस्यों की संख्या हो गई, और अब G20 एक बड़ी संख्या हो गई, और इसलिए G20 को हम मान सकते हैं कि अब सदस्यों की संख्या कम नहीं है। एक और चीज ध्यान रखना कि G20 अपने सदस्य देशों को किसी प्रकार की आर्थिक मदद वगैरह नहीं कर पाता है। जनरली योजनाएं बनती हैं, नीतियां बनती हैं, बाकी संस्थाएं जो आर्थिक सहयोग वगैरह करती हैं, G20 में वो आर्थिक सहयोग की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब आखिरी इसमें बात कर लेते हैं कि G20 का जो 2023 में हुआ था सम्मेलन, वो इंडिया में हुआ था। ज्यादा नहीं हो रहा ना, समझ रहे हैं ना सब आप लोग? हाँ ठीक है, चलिए, होगा भी ज्यादा तो अब खत्म करते हैं 5 मिनट के अंदर, है ना। अध्यक्षता G20 2023 का कौन किया था? भारत किया था। इसका कार्यकाल क्या था? 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। ध्यान रखिएगा कि, और सम्मेलन कब हुआ था? अवधि इसकी 9 से 10 सितंबर हुआ था, जो कि नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि G20 के सम्मेलन, तो फाइनल सम्मेलन जहां पे राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, हेड ऑफ नेशन आते हैं, वो एक एंड में होता है, जो कि इंडिया में सितंबर में हुआ था। 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में हुआ था। पूरा दिल्ली में छुट्टी उट्टी कर दिया गया था, क्योंकि इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे थे, सुरक्षा की व्यवस्था थी, सब चीज़ें थी, प्रदूषण न हो ज़्यादा। दिल्ली में बहुत प्रदूषण भी है, उसको भी कम किया गया था।
ट्रैफिक जाम ना हो, सब एयरपोर्ट उतरेंगे, जाएंगे कहीं घूमेंगे भी, तो सब बहुत सारे स्कूल कॉलेज बड़ी संस्थाएं जो हैं सब बंद कर दी गई थी, है ना। तो ये हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इंडिया में इस कार्यकाल के दौरान सभी देश के कई शहरों में, एमपी के कई शहरों में, गुजरात के कई शहरों में, महाराष्ट्र के शहरों में, इन सब शहरों में G20 के सम्मेलन हुए थे। डिफरेंट कहीं कल्चर पर, कहीं इन्वायरमेंट पर, कहीं क्लाइमेट पर, कहीं फिनांस पर, सब पे मीटिंग हुए थे। तो अब जिस राज्य से बिलोंग करते होंगे ना, उस राज्य का देख लेंगे एग्जाम से पहले कि उस राज्य में किन किन शहरों में किन किन मुद्दों पर G20 की मीटिंग हुई थी। मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, उसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप देख लें अपने राज्य में आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। मान लो एमपी से बिलोंग करते हो तो एमपी में देख लो किन किन शहरों में, भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में कहाँ कहाँ हुआ था। आप महाराष्ट्र से देख रहे हो तो देख लो कि मुंबई में, पुणे में कहाँ कहाँ, नागपुर में कहाँ कहाँ हुआ था। आप गुजरात से हो तो देख लो अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट में कहीं कहीं हुआ था कि नहीं हुआ था। इस प्रकार से आप देख लो। यूपी में हो तो आप देख लो कि लखनऊ, इलाहाबाद, कहाँ कहाँ, प्रयागराज, मतलब अब प्रयागराज है तो कहाँ कहाँ हुआ था, ये सब देखना होगा आपको। ये आप करंट में देख लेंगे उसको कि और किन किन मुद्दों पर हुआ था, किन किन राज्यों में हुआ था, किन किन मुद्दों पर हुआ था, ये आप देख लेंगे। ठीक है। अब G20 जो की अध्यक्षता भारत ने की, इसका विषय क्या था, जो थीम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। पूरा धरती जो है, पूरी धरा जो है हमारा संबंधी है, हमारा रिश्तेदार है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यही होता है। और इसको कहा गया था हम लोगों, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कितनी अच्छी सोच है, काश हम लोग मान लेते इसको। हम पूरे धरती को अपना परिवार माने और हम सब सोचे कि पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित हो, पूरे परिवार के लोग अच्छे से रहें। ये हमारा थीम था, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। और यह थीम जो है महाउपनिषद से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और इंडिया के जो सम्मेलन हुआ था उसमें लगभग 43 देशों ने भाग लिया था, जो कि सबसे ज्यादा है। इतना देश कई पहली बार जो है G20 के अलावा 19-20 तो हो ही गए वो, लेकिन उसके अलावा इतने देश भाग लिए थे, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है। शेरपा भारत के कौन थे, अमिताभ कांत थे। ये आपको यहाँ पे जानकारी इंडिया के बारे में मिल गई कि इंडिया में क्या क्या हुआ था। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने सारा लिस्ट दे दिया है कि किन किन शहरों में, किन किन देशों में G20 के सम्मेलन कब कब हुए हैं। ये 2 पेज पे है, आप इसको चाहें तो इसका आप वो ले लें, क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 है, 2 पेज पे है। तो ये जो पहला मैं कब से दिया हूं, 99 से नहीं, जो 2008 में हुआ था राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन, जब चेंजेज यूएस के स्ट्रक्चर में, उसके बाद से मैंने दिया है। तो ये सारे डेट और प्लेस दिए हुए हैं। ये प्लेस है, ये कंट्री का नेम है और ये डेट है। ये आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है। और इसके बाद ये है, अगला कहाँ है, 25 में, 24 में कहाँ है, नवंबर में संभावित है, ब्राजील में। अगला साउथ अफ्रीका में है 25 में, और यूएसए में है 26 में। ये डिसाइड पहले हो जाता है ताकि जो है लोग जो है अपना ट्रोइका बना करके काम कर सके। क्योंकि अब ब्राजील को क्या करना पड़ेगा, ब्राजील के लिए ट्रोइका क्या होगा, इंडिया रह जाएगा। ये ट्रोइका में इंडिया आ जाएगा और अगला साउथ अफ्रीका आ जाएगा। ये टू बी डिसाइडेड है, अभी कहाँ पे होगा, किस शहर में होगा और डेट क्या होगा, ये TBD का मतलब है टू बी डिसाइडेड, यानी तय किया जाएगा, है ना। 25-26 का स्थान और समय अभी तय नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये जो है आप ध्यान रखेंगे कि ट्रोइका इंडिया जो ब्राजील में होगा, वो 3 देश मिलकर बनेंगे, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको G20 के बारे में सारी क्लैरिटी आ गई होगी, और इससे जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर उसको बढ़िया से कर देंगे। तो G20 पे इतना ही, सिर्फ अपने राज्यों की स्थिति देख लेंगे कि राज्य में क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है। चलिए, ये टॉपिक क्लियर हुआ आपका। चलिए, ठीक है, ओके।